हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 31st लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज के लेक्चर में हम करेंगे कुछ और एमसीक्यू ऑन सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक। वैसे स्टार्स का जो ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। अप्रोक्सीमेटली 23-24 लेक्चर्स में हमने स्टार्स के सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। जैसे स्टैट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया है, डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें हमने मीन, मीडियन, मोड बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। डिस्पर्जन पढ़ा था, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज। तो कह लीजिए जितने भी स्टैट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैं सब कवर करा चुकी हूँ। ठीक है, तो एक बार जरूर मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा स्टैट्स की प्लेलिस्ट। ठीक, और उन वीडियोस की मदद से खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओके, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो मैं वीडियो डालूं आगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन तक लास्ट लेक्चर में हो गया था। 20th क्वेश्चन से आज हमें स्टार्ट करना था। तो 20th क्वेश्चन जो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन mean is 68.2, median is 69, coefficient of skewness of the distribution is minus 0.6, the variation of the distribution is। ठीक है, आपको तीन इंफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन में कहा गया है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन आपको दिया गया है, मीडियन आपको दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको दी गई है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए पहले से आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। ठीक है, मीन दिया है, मीडियन दिया है, स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया है, वेरिएंस आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो हमने पढ़ा है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है? मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और हम जानते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या रिलेशन होता है? वेरिएंस इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जानते हैं। ठीक है, बट ये दो फॉर्मूले तो काफी हैं, लेकिन क्या हमें क्वेश्चन में मोड दिया है? हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्या करें, हम ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, फिर सेकंड फॉर्मूले से हम स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस निकाल लें। ठीक है, लेकिन क्या हमें मोड क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया है, क्वेश्चन में तो मीन और मीडियन दिया है। ठीक है, तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला थर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, दिस इज मोड। ठीक है, तो हम क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले मोड निकाल लें। ठीक है, फॉर्मूला थर्ड यूज करके मोड निकाल लें। मोड को उठा करके फर्स्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करें तो आ जाएगा वेरिएंस। वेरिएंस से पूछा गया है। ठीक है, तो वही अब करने जाते हैं। सबसे पहले मोड निकालते हैं, तो मोड इज 3 मल्टीप्लाइड बाई मीडियन। मीडियन कितना है क्वेश्चन में देखिए 69, माइनस 2 मीन, मीन कितना है 68.2। ठीक है, उठा के पुट किया और फिर आपने कैलकुलेट किया, आ गया 70.6। तो हमारा मोड निकल के आ गया 70.6। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फॉर्मूले में अब आप 70.6 मोड पुट कर लीजिए। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू मीन क्या है 68.2, मोड क्या है 70.6, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है ये तो आपको पता करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को इधर ले आइए, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को यहाँ पे लिखा, सॉल्व करेंगे यू विल गेट 4, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है 4। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दीजिए, यू विल गेट वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 का स्क्वायर किया, आपका आ गया 16। तो देखिए इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा मुझे पता है कि आपको कैलकुलेशन करना बहुत अच्छे से आता है, तो मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, और मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो इसीलिए मैंने कैलकुलेट पहले से कर दिया है, ताकि आप पॉज करके अगर कहीं कैलकुलेशन पे आप कुछ मिस कर रहे हो तो पॉज करके आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ आर इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, अगर आर कोरिलेशन कोफिशिएंट है दो वेरिएबल एक्स और वाई के बीच में, एंड बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स क्या है? दो रिग्रेशन कोफिशिएंट है,
तो आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। r इक्वल्स टू बी वाई एक्स बाई बी एक्स वाई, या r बी एक्स वाई बाई बी वाई एक्स, या r दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, कि r इज द अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई या बी वाई एक्स। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। ठीक है, तो जब मैंने आपको रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये जो r होता है, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, इसका ज्योमेट्रिक मीन होता है r, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन कहाँ पे है, ये है ना, अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई बी वाई एक्स। ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, दिस इज द अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, जिसमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 22, इफ टू रिग्रेशन इक्वेशन इज x प्लस 5y इक्वल्स टू 13 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। दो रिग्रेशन इक्वेशन आपको दिए गए हैं, बेसिकली ये रिग्रेशन लाइन के इक्वेशन है। ठीक है, देन द मीन वैल्यू ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन दिए हैं, लाइन के इक्वेशन दिए गए हैं, आपको पता करना है मीन, यानी आपको x बार और y बार मीन पता करना है। ठीक है, तो जब मैंने रिग्रेशन इक्वेशन रिग्रेशन लाइन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जो रिग्रेशन लाइन होती है, ठीक है, अगर रिग्रेशन लाइन हमने ऐसे करके ड्रॉ की, ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन जिस पॉइंट पे कट करती है वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है मीन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो जिस पॉइंट पे दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को कट करती है वो पॉइंट क्या होता है, मीन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मीन ही तो पूछ रहा है, यानी हम ये पता कर ले कि ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन किस पॉइंट पे कट कर रही है, वही होगा मीन। ठीक, बट हम कैसे पता करें कि किस पॉइंट पे कट कर रही है, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए। ये जो दोनों इक्वेशन है लाइन के, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू बेसिकली वो पॉइंट है जिसपे दोनों लाइन कट कर रही है, और वही पॉइंट तो मीन होता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 5y इक्वल्स टू 13। इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया। ठीक है, साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए या तो हम x के जो दोनों कांस्टेंट है या जो y के दोनों कांस्टेंट है दोनों इक्वेशन में, उसको बराबर कर दें, फिर ऐड या सब्सट्रैक्ट करके हम फाइंड आउट करते हैं, हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, 3x है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3x आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हमने मल्टीप्लाई किया, आ गया 3x प्लस 15y इक्वल्स टू 39, ये आ गया। और इक्वेशन 2 तो एज इट इज ये था। अब क्या करें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 3x तो कट गया, और आ गया -17y इक्वल्स टू -34। तो इसको काटेंगे, यू विल गेट y इक्वल्स टू 2। अब y इक्वल्स टू 2 आ गया है, तो इसको चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ठीक है, चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर लीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो x आ गया 3, y आ गया 2, यानी ये आ गए वो पॉइंट जिसपे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है। ठीक है, यानी ये वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, दिस इज द मीन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मीन है, यही तो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आंसर हमारा आ गया 3 और 2। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मोड होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोड होता है वो हम किसकी हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ या ओगिव। ठीक है, मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस डायग्राम, किस ग्राफ से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जरा मैं थोड़ा सा मोड बता देती हूँ, मोड क्या होता है। ठीक है, तो मोड क्या होता है, मोड वो वैल्यू होती है विच अपीयर्स मोस्ट ऑफन। मोड वो वैल्यू होती है, जो डेटा आपको दिया गया है उसमें वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रही है, बेसिकली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, वो वैल्यू जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसे हम मोड कहते हैं। ठीक, ये तो आपको पता होगा। अब पूछा गया है कि मोड
किस डायग्राम से शो किया जाता है। मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मोड आप इनमें से किस डायग्राम से शो करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं इन सारे ही डायग्राम के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ, तो आप खुद ही आंसर कर लेंगे। सबसे पहला है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है? पाई डायग्राम कुछ ऐसा होता है। पाई डायग्राम में देयर इज अ सर्किल, पाई डायग्राम में एक सर्किल होता है विच डिवाइड्स इनटू पार्ट्स, जो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, और इन पार्ट्स को हम कंपेयर कर पाते हैं। ठीक है, इन पार्ट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, साइज ऑफ दिस पार्ट एज कंपेयर टू द होल पार्ट। ठीक है, तो ये होता है पाई डायग्राम में। अगला है बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है? बार ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पे टाइम शो करते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस में जो भी डेटा है वो शो करते हैं और उनको कंपेयर करते हैं बार ग्राफ से। ठीक है, तो बार ग्राफ इज यूज टू कंपेयर द आइटम बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ डिफरेंट ग्रुप में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, वो हम बार ग्राफ से शो करते हैं। ठीक, ओगिव क्या होता है? ओगिव लास्ट लेक्चर में ही डिटेल में बताया था। ओगिव इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओगिव क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, इसमें हम शो करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओगिव में। ठीक है, और अब कौन सा बच गया? हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम वो ग्राफ है, हिस्टोग्राम वो ग्राफ है जिससे हम शो करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हिस्टोग्राम से हम शो करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है कि मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइन, मोड जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। तो मोड तो उसी डायग्राम से डिटरमाइन कर पाएंगे ना जिस डायग्राम में हम फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। तो हिस्टोग्राम वो डायग्राम है, ठीक है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। तो कौन सा डायग्राम हेल्प करता है? हिस्टोग्राम। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 14, 16, x 25, 21, b 19, यानी अर्थमेटिक मीन ये डेटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेटा दिया गया है, इनका जो अर्थमेटिक मीन है अगर 19 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बेसिकली समेशन, ये कैपिटल एक्स कर लीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली क्या है? अर्थमेटिक मीन क्या है? समेशन कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है? कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो एन को पुट किया 5 और ऑब्जर्वेशन क्या है? 14 प्लस 16 प्लस एक्स प्लस 25 प्लस 21, और इनका अर्थमेटिक मीन कितना आ रहा है? दिस इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसको जरा सॉल्व करना है, तो आपसे इसको सॉल्व करेंगे तो इधर इनको सम करेंगे, जो न्यूमरेटर में आइटम दिए इनको सम करेंगे, यू विल गेट 76 प्लस एक्स, और इस तरफ मिलेगा 19, इसको आप 5 को इधर लेके जाएंगे और इधर क्या होगा? 19 इंटू 5, ये हुआ, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट x इक्वल्स टू 19। आपका x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 19। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ओके, चलिए, आपको यहां तक तो समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोगों का एक कॉमन डाउट है, ठीक है, उसका मैं पहले आंसर करना चाहूंगी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्चुअली मेरे पास काफी मैसेज आते हैं कि मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक पर या सब्जेक्ट पे वीडियो बना दीजिए, जबकि वो टॉपिक या सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो एक्चुअली में गलती आपकी नहीं है, मेरे चैनल पे 200 से भी ज्यादा वीडियो हो गए हैं, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना सही में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का एक अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके कंसर्न टॉपिक सर्च किया करिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना है आपको। जैसे अगर आप रॉयल्टी अकाउंट सर्च कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप रॉयल्टी अकाउंट सर्च कर रहे हैं तो रॉयल्टी अकाउंट किस सब्जेक्ट में आता है? तो रॉयल्टी आता है बीकॉम में एडवांस अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है ना। तो मैंने बीकॉम की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट अलग बनाई है, तो ये रॉयल्टी अकाउंट वहां मिलेगा। अगर आपका टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग का है तो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में चेक करिए। अगर आप एमसीक्यू सर्च कर रहे हैं तो एमसीक्यू की प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, तो कंसर्न प्लेलिस्ट में चेक करिए, तब आपको मेरा जो जो भी लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। जैसे बजट, बजटरी कंट्रोल आपको पढ़ना है तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक होता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सर्च करना है। ओके,
वैसे मैं 200 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, और मैं काफ़ी सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी टॉपिक्स मैं कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो होपफुली जो भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं ना, वो आपको मिल ही जाएगा, ठीक। बस आप उसको प्रॉपरली सर्च करिए, क्योंकि पता है एक एक स्टूडेंट्स जब आपके कमेंट आते हैं ना, तो एक एक स्टूडेंट को रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सही तरीका पता हो वीडियो को सर्च करने का, ठीक। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 एंड 24 विद वेट 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली इज। सवाल है ज्योमेट्रिक मीन पता करना है। दो वैल्यूज दी गई है, 3 और 24 दो वैल्यू दी गई है, इनका वेट भी दिया गया है, ठीक है। 3 का वेट कितना है 2 और 24 का वेट कितना है 1। तो आपको पता करना है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक। तो आप एक बात देखिए, यहाँ पे सिंपल ज्योमेट्रिक मीन नहीं है, वेट दिया गया है, यानी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है, ठीक है। तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं, इसको मैंने स्मॉल ऐसे करके डब्ल्यू करके लिखा है। तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, x1 टू द पावर w1, x2 मल्टीप्लाइड बाय, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई x2 टू द पावर w2, x3 टू द पावर w3 करके xn टू द पावर wn, ठीक है। ये आपने जो जितने भी वैल्यूज थी ये रिकॉर्ड की, और इसका होल का पावर क्या लेंगे, 1 बाई w1 प्लस w2 प्लस w3 अप टू wn, ठीक है। ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। कुछ बुक्स में फॉर्मूले में शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कुछ बुक्स में फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ज्योमेट्रिक वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये है, x1 टू द पावर w1, x2 टू द पावर w2 करके xn टू द पावर wn, और होल का पावर क्या होगा 1 बाई w1 प्लस w2 प्लस मतलब करके wn तक, ठीक। तो चलिए फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया। अब पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की। तो x1 कितना है 3, पावर कितना है 2, x2 कितना है 24, वेट कितना है 1। पुट करिए वेटेड ज्योमेट्रिक मीन में 3 टू द पावर 2 और 24 टू द पावर 1, ठीक है। और इन सबका होल पावर कितना होगा 1 बाई 2 प्लस 1, वेट कितना है 2 और 1, तो 2 प्लस 1 यानी 3। तो इसको जरा आप ये वाले जो टर्म है इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 216 टू द पावर 1 बाई 3। तो 1 बाई 3 मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ही तो होता है। तो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट ये क्यूब रूट लेंगे 216 का, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 6। तो यानी ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया 6, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कराती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ 28 7 ऐसे करके पूरी सीरीज दी गई है। आपसे कहा गया है यू हैव टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन, बट इसमें क्या बोल रहा है, अबाउट द मीडियन। जो मीन डेविएशन है ना, तो वो हम मीन से भी पता कर सकते हैं, मीडियन से भी पता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है जो डेविएशन पता करना है वो मीडियन से पता करना है, ठीक है। डेटा आपको ये दिया गया है, ये डेटा है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए नाम क्या है, मीन डेविएशन, यानी डेविएशन फ्रॉम द मीन। ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज जो डेटा दिया गया है, इनका डेविएशन निकालना है, ठीक है। डेविएशन निकालना है और फिर उसका मीन निकालना है। देखिए नाम क्या है, मीन डेविएशन, यानी पहले डेविएशन निकालो और फिर उसका मीन निकालो। दिस इज द मीन डेविएशन। तो डेविएशन कैसे निकलेगा, डेविएशन इज समेशन x माइनस ए, समेशन x माइनस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई n। ये क्या न्यूमरेटर में हमने क्या लिखा, न्यूमरेटर में हमने लिखा डेविएशन। ये क्या है, डेविएशन। हर वैल्यू जो x करके जितनी भी वैल्यूज है उसका हमने डेविएशन निकाला a से। a मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में मीडियन बोला है तो हम मीडियन से निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, डेविएशन। फिर जितने डेविएशन आ रहे हैं उन सबको सम करो और फिर इसका क्या करो, सम करके n से डिवाइड करो, तो आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो इस तरीके से मीन डेविएशन निकलेगा। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन सॉरी मॉड d डिवाइडेड बाई n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन क्या है, दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्पर्जन।
हमने डिस्पर्जन पढ़ा था ना, डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के 4-5 मेथड थे। रेंज था, क्वार्टाइल था, स्टैंडर्ड डेविएशन था, मीन डेविएशन था, ठीक है, और एक ग्राफिकल मेथड है। तो 5 मेथड थे। तो मीन डेविएशन वहां हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो मीन डेविएशन क्या होता है, डेविएशन निकालो और उसका मीन ले लो तो मीन डेविएशन आ जाता है, ठीक। ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया। अब हमें मीडियन भी तो निकालना पड़ेगा। इसमें क्या बोला है, डेविएशन लेना है मीडियन से। तो पहले हम जरा मीडियन निकाल लें, ठीक है, मीडियन निकाले, फिर मीडियन से डेविएशन निकाल लें, फिर डिवाइड, फिर उसको सम करें, डिवाइड करें n से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही है। पर मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज, बताइए मीडियन का फॉर्मूला, आप बताइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बताइए मीडियन का फॉर्मूला क्या है। मीडियन इज साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, यही तो मीडियन है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे n कितना है, कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो आप इसको जरा काउंट करेंगे, यू विल गेट 8, 8 टर्म है, यानी n इक्वल्स टू क्या है, 8, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, मीडियन निकालें, फिर मीडियन से डेविएशन निकालें, फिर हम उसको n से डिवाइड करें, डेविएशन को सम करके n से डिवाइड करें, ठीक है। तो समय बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए पहले से सॉल्व कर दिया है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, 1/n समेशन मॉड डी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन। और मीडियन का फॉर्मूला हम जान ही रहे हैं, साइज ऑफ n+1/2th आइटम, ठीक। बट मीडियन निकालने से पहले क्या होता है, डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये डेटा था 28, 7, 16, लेकिन इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज कर दिया। क्या हो गया, अब 7, 14, 15, 16, 24 असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। तो अब मीडियन निकालते हैं, साइज ऑफ n क्या है, 8, साइज ऑफ 8+1/4th आइटम, ठीक है, यानी 9, ओ सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, गलत हो गया, ये तो क्वार्टाइल में करते हैं ना 4 से, दिस इज 2, ठीक है। तो दिस बाई 2th आइटम ये हुआ, यानी साइज ऑफ 4.5th आइटम, 4/5th आइटम, 4.5th आइटम मतलब 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइडेड बाई 2, यही तो होता है 4.5 आइटम का मतलब। तो 4th आइटम कौन सा है, 16, 5th आइटम कौन सा है, 24, दोनों को सम करो, डिवाइड करो 2 से, यू विल गेट द मीडियन। तो मीडियन हमारा निकल गया 20, निकल गया मीडियन। अब x जो सीरीज थी वो सीरीज ये थी, ठीक है। अब हमें डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, तो उसके लिए डेविएशन निकालना होगा। तो डेविएशन के लिए क्या करेंगे, मॉड x-20, ठीक है। मॉड का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी साइन को इग्नोर करो। तो पहला क्या होगा, 7-20 13, 14-20 6, 15-20 5, 16-20 4, ऐसे करके सारा आप निकालेंगे। तो ये आ गया आपका डी। इन सबको उठाकर सम कर दीजिए, इन सबको उठाकर सम कर दीजिए, आ जाएगा 64। तो अब जरा फॉर्मूले में पुट करिए, सारी वैल्यूज आ गई हैं। तो मीन डेविएशन क्या हुआ, मॉड समेशन मॉड डी डिवाइड बाई एन, यानी 64 डिवाइडेड बाई 8, और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे मीन डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक। बहुत आसान था ना। तो यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 6। जो अर्थमेटिक मीन है पहले के 6 नेचुरल नंबर का, जो अर्थमेटिक मीन है दैट इज 6। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो हम जानते हैं अर्थमेटिक, देखिए अर्थमेटिक मीन दिया है 6, और यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, 1 2 3 4 दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जरा हम n नेचुरल नंबर का सम पता कर ले, ठीक है। तो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, एपीजीपी पढ़ा था ना 9th क्लास में। तो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था कि n नेचुरल नंबर का सम पता करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2, ठीक है। सम कैसे निकलता है, n+1/2, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n है, ठीक है। तो जरा n+1/2, और ये 2 नीचे उतर के आया, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें जरा n को कैंसिल कर दीजिए, ये आपने काट दिया, तो क्या आ गया, n+1/2, और दिस इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन, दिस इज इक्वल्स टू 6। और जब आप इसको इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, यू विल गेट n इक्वल्स टू 11, यानी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n इज 11। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n नेचुरल नंबर, यानी 11 नेचुरल नंबर का जो अर्थमेटिक मीन है, पहले के जो 11 नंबर है 1
1 2 3 4 5 6 7 8 करके जो 11 n नेचुरल नंबर, मतलब 11 जो नेचुरल नंबर है उनका जो अर्थमेटिक मीन है दैट इज 6। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर रिस्पेक्टिवली 25 एंड 45। यानी फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल यानी Q1 और Q3 आपको क्वेश्चन में दिया गया है 25 और 45। ठीक, if the coefficient of skewness be minus 0.1, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया है -0.1, तो आपको मीडियन पता करना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, आपको मीडियन पता करना है। तो ये देखिए, ये तीन इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको मीडियन पता करना है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया है, Q1 दिया है, Q3 दिया है। तो जब आपने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पढ़ा होगा तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या है फॉर्मूला? कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो Q3 की वैल्यू पुट करिए, Q3 इज 45, Q1 इज 25, माइनस 2m को ऐसी रहेंगे, m मतलब मीडियन, डिवाइडेड बाय 45 माइनस 25 इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के बराबर, यानी -0.1। ठीक, फिर इस इक्वेशन को पूरा आप सॉल्व करेंगे, 70 माइनस 2m इक्वल्स टू -2 आएगा, और फिर पूरा सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज 36। यानी बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको Q3 माइनस Q1 दिया है, Q3 प्लस Q1 दिया है और मीडियन दिया है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पता करना है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला यूज होगा लेकिन बस तरीका अलग होगा। यहाँ पे क्या दिया है? Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1। इस क्वेश्चन में Q3 और Q1 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है, आपको पहले Q3 और Q1 अलग से कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, और मीडियन आपको दिया है, मीडियन इज 10.5, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। तो ये फॉर्मूला अभी हम जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है? Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। ये फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। ठीक है, लेकिन m तो पता है, Q3 Q1 नहीं पता है। तो ये जो दो इक्वेशन दिए है ना, देखिए पता है क्वेश्चन में जो जनरली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऐसे नहीं दी रहती है, उस इन्फॉर्मेशन से हमें कुछ, मतलब जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो हमें क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन से निकालनी होती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन, ये और ये इक्वेशन दिया है ना, ये ऐसे नहीं दिया है, इससे आप निकालेंगे Q3 एंड Q1। कैसे निकलेगा? देखिए इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। इधर क्या है? -Q1, इधर क्या है? +Q1, दोनों को जरा ऐड कर देंगे तो ये टर्म कट जाएगा ना। तो दोनों को हमने ऐड किया, हमारा आ गया 2Q3 इक्वल्स टू 30, यानी Q3 इक्वल्स टू 15। Q3 आ गया 15, अब इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो Q1 की वैल्यू आगे जाएगी, Q1 इज 7, ये आ गया। उठा के अब Q1 और Q2 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में आप पुट करिए, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के इक्वेशन में। ठीक, आपने पुट किया, मीडियन पहले से पता था, Q3 Q1 आ गया, एक इस इक्वेशन में पुट करिए, इसको सॉल्व करिए, आपका आ जाएगा 1/8, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना आ गया? दिस इज 1/8, ये आ गया, बहुत आसान था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज, जो r कोरिलेशन कोफिशिएंट है दो वेरिएबल x और y के बीच में, वो क्या होता है? वो सम ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, हार्मोनिक मीन होता है कि ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, तो इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं बता चुकी हूँ कि जो r होता है दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या होता है? अंडर रूट bxy मल्टीप्लाइड बाई by(x). जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो क्या होता है? दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट bxy और by(x) का ज्योमेट्रिक मीन होता है r। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फॉर श्योर इवेंट ए, एक इवेंट है ए, वो श्योर अकर करेगा। ठीक है, वो अगर श्योर अकर कर रहा है तो क्या होगा? पी ए इक्वल्स टू 1। सबसे पहले तो पी ए का मतलब क्या है? पी ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए को, इवेंट ए की अकर करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज पी ए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पी ए इक्वल्स टू 1, पी ए इज ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 0, पी ए इज -1। तो इनमें से क्या होगा? इफ
श्योर इवेंट ए, अगर जो इवेंट ए है वो श्योरली अकर करेगा तो इनमें से चार ऑप्शन में से क्या होगा? ठीक है, पीए मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए, दिस इज पीए। पीए का फॉर्मूला क्या होता है? पीए का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। पीए क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। टोटल नंबर ऑफ इक्वली, मैं इनिशियल लिख रही हूँ, इक्वली लाइकली केसेस। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस क्या है? इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस से, तो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल के आती है किसी भी इवेंट ए की। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, सपोज करिए कोई कॉइन है, उसे टॉस किया गया। ठीक है, तो देर आर टू इक्वली लाइकली रिजल्ट, दो इक्वली लाइकली रिजल्ट होंगे ना, या तो जो टॉस कर रहे हैं उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो इक्वली लाइकली जो रिजल्ट है वो क्या है? 2 है। ठीक है, और अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हेड आने की तो प्रोबेबिलिटी एक ही होगी ना, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 1/2। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये लिखा हुआ है PA equals to 1, तो इसका मतलब क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए इज कंफर्म 100%, यानी जो इवेंट ए है इसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% है, यानी क्या है? ये श्योर इवेंट है। ठीक है, और PA equals to 0 है, इसका मतलब क्या है? दैट इवेंट विल नेवर हैपन, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। जो इवेंट ए है उसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और अगर ये 1 है इसका मतलब क्या है? ये इवेंट श्योर अकर करेगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, PA equals to 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वे इज माई पेन, हाँ, फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए एंड बी, PA यूनियन B इज इक्वल्स टू, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, कौन से? A और B। तो आपको पता करना है PA यूनियन B क्या होता है, PA यूनियन B क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। दिस इज PA माइनस PB होगा, PA प्लस PB होगा, हाफ इनका एवरेज होगा, या इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो जरा इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते क्या हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, या कह लीजिए इनकम्पैटिबल इवेंट, वो इवेंट होते हैं जो एक साथ कभी अकर ही नहीं कर सकते। व्हेन बोथ कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रायल, कोई भी इवेंट ए और बी, इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहेंगे जब दोनों इवेंट साथ में, कभी भी सिंगल ट्रायल में दोनों इवेंट साथ में अकर नहीं कर सकते, तो ऐसे इवेंट को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कोई कॉइन है, उसको टॉस किया जा रहा है। ठीक है, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों क्या साथ में एक ही सिंगल ट्रायल में क्या दोनों आ सकते हैं? हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, देखिए दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग टाइप का है कि देखिए एक पर्सन है, या तो वो डेड होगा या अलाइव होगा, या तो वो जिंदा होगा, अलाइव होगा, या डेड होगा, दोनों क्या एक साथ हो सकता है? एट अ सिंगल टाइम, एट द सेम टाइम, एक समय में क्या पर्सन डेड भी हो सकता है, अलाइव भी हो सकता है? नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के जो इवेंट होते हैं उसे कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है? PAB इक्वल्स टू क्या होता है? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ए एंड बी, यानी दोनों साथ में अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में PAB क्या होता है? 0। ठीक है, तो अगर यूनियन पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फिर क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में? PA प्लस PB, ये होता है। अगर इवेंट आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वहां पे क्या होता है? सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। पहली कंडीशन तो ये है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों इवेंट के साथ में अकर करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और इवेंट ए अकर करेगा या इवेंट बी अकर करेगा। ठीक है, ए और बी वो निकालना है तो उसका होता है PA प्लस PB। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर इवेंट ए अकर करेगा और इवेंट बी अकर करेगा उसकी। ठीक है, अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो। बट अगर इसी की जगह, एक और चीज बता देती हूँ इसी के साथ, कि अगर इसी की जगह इफ द इवेंट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है,
तो क्या होगा, ठीक है। अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तब यही जो फॉर्मूला है ना, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे कि पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस माइनस पी ए एंड बी यानी इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, इसमें ये टर्म और ऐड हो जाएगा। ऐड क्या, बेसिकली ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दिस इज द फॉर्मूला, बट अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर क्या करेंगे, पी ए प्लस पी बी, उसमें फिर माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए और बी के साथ में अगर करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है पी ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। ये आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आई होप मैंने जो आज पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जरूर अगर समझ में आ गया है तो जरूर अपनी मैम के लिए 1 मिनट का समय निकालिए और मुझे वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम करेंगे कुछ और क्वेश्चन ऑन स्टैट्स, ठीक। So see you in next lecture. God bless you.